हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी सिंह आर्य कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वह है समपरासरी विलयन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, किसे कहते हैं समपरासरी विलयन? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो? समान। क्या कहलाएंगे? समपरासरी विलयन। देखिए कैसे पता चला हुआ कि परासरण दाब समान है। अगर हम लोग दो विलयन लें और उन दोनों विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा पृथक कर दें। ये हमने यहाँ पर अर्धपारगम में झिल्ली लगाई है और इसके एक तरफ एक विलयन ए और दूसरी तरफ बी विलयन भर दिया गया है। इस विलयन को हमने ए कहा है और इस विलयन को बी कहा है, और यह हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में SPM। ठीक है, तो जब ए से बी की तरफ या फिर बी से ए की तरफ परासरण की क्रिया ना हो, इसका मतलब यहाँ पर विलायक के अणु ना तो ए से बी की तरफ जाएंगे और ना ही बी से ए की तरफ आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विलायक के अणुओं की गति यहाँ पर नहीं हो रही है। और विलायक के अणुओं की गति क्यों नहीं हो रही है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर? उसके पीछे का कारण यह है कि इन दोनों के परासरण दाब क्या रहे होंगे? समान रहे होंगे। इसका मतलब आप ये कहोगे कि π1 बराबर π2। इसका मतलब पहले का परासरण दाब दूसरे के परासरण दाब के बराबर है, इसीलिए यह विलयन परस्पर समपरासरी हैं। कैसे हैं? समपरासरी। और आप ये कह सकते हो कि विलायक के अणुओं की गति इसलिए नहीं हो रही है। समझ में आया? तो समपरासरी विलयन की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाए। ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाए तथा जिनमें परासरण की क्रिया न हो, जिनमें परासरण की क्रिया न हो, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। या फिर एक डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल आप ये लिख सकते हो, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए परासरण दाब अगर समान है तो यहाँ पर आपके पास दो केस बनेंगे। पहला केस ये है कि दोनों विलयन समान ताप पर हों। दोनों विलयन समान ताप पर हों। अगर दोनों विलयन समान ताप पर होंगे तो आप ये कहोगे T1 बराबर T2 इक्वल टू T, मतलब दोनों के टेम्परेचर बराबर हैं। और हम लोग जानते हैं समपरासरी के लिए π1 बराबर π2। π1 की जो वैल्यू होगी वह होगी CST होती है, तो π1 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसकी सांद्रता को हम लोग C1, जो विलयन नियतांक था वह ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और टेम्परेचर जो था T1 उसकी जगह पर हम लोग T लिख देते हैं, क्योंकि हमने T1 बराबर T मान लिया और T2 बराबर भी क्या मान लिया है? T मान लिया है। इसी तरीके से π2 की वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए तो सांद्रता हो जाएगी C2, विलयन स्थिरांक ऐसे ही रहेगा और टेम्परेचर T2 की जगह पर T लिखा जाएगा। और ST से ST क्या हो जाएगा? कैंसिल, और C1 बराबर C2 पे होगा। जिससे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यदि तापमान समान है तो समपरासरी विलयन की आणविक सांद्रताएं भी, मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होंगी? बराबर होंगी। कैसी होंगी बेटा? बराबर। अगर यह बराबर है तो आप लिख सकते हो C1 की जगह पर N1/V1 इक्वल टू N2/V2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सांद्रता को क्या लिखा जा सकता है? N/V। तो हमने लिख दिया यहाँ पर N1/V1 बराबर N2/V2। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मोल बटे आयतन का अनुपात दोनों विलयनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब अगर दोनों विलयन समान ताप पर दिए गए हों और समपरासरी हों तो आप कह सकते हो कि C1 बराबर C2 होगा। अब दूसरा केस क्या बनेगा इसमें? जब ताप समान न हो,
जब ताप समान ना हो। अगर ताप समान नहीं है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो C1 इंटू एस इंटू T1, यहाँ पे अब हम लोग T नहीं रखेंगे, इसे T1 कह रहे हैं, और यहाँ C2 इंटू एस इंटू T2, एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ये बचा रह जाएगा C1 इंटू T1 बराबर C2 इंटू T2। तो अगर टेम्परेचर दोनों विलयनों के बराबर नहीं थे तो उस केस में समपराशरी विलयन के लिए आप लिख सकते हो C1 इंटू T1 बराबर C2 इंटू T2। इस तरीके से हमने देखा कि दो विलयन परस्पर समपराशरी हों तो उनके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन के बारे में। अति पराशरी व अल्प पराशरी विलयन। देखिए, अति पराशरी विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, और इसे कहा जाता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक, इनके बारे में हमें बात करनी है। यदि हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन को हमने मान लिया है A और एक विलयन हमारा B। यदि हमारे पास दो विलयन है और इन दोनों के अगर हम लोग अलग अलग परासरण दाब कैलकुलेट करें तो इसमें किसी एक विलयन का परासरण दाब अधिक और दूसरे विलयन का परासरण दाब कम हो, तो हमने मान लिया है कि A का परासरण दाब अधिक है किससे, B से। तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति पराशरी विलयन कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, अति पराशरी विलयन। और जिस विलयन का परासरण दाब कम है उसे इसके रेस्पेक्ट में क्या कहा जाएगा, अल्प पराशरी विलयन। क्या कहा जाएगा, अल्प पराशरी विलयन। तो क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन, जब दो विलयन में से किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है तो वह विलयन अति पराशरी विलयन कहलाता है। अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिफाइन किया है उसे अति पराशरी को डिफाइन किया है। इसका मतलब हम लोग बात जो कर रहे हैं वह पाई ए के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पाई बी की बात करनी है तो अल्प पराशरी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब दो विलयन में से किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है। बस डेफिनेशन में आपको क्या कर देना है, कम होता है, तो वह विलयन अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अल्प पराशरी विलयन। तो इसका मतलब आपको अति पराशरी और अल्प पराशरी दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और अति पराशरी और अल्प पराशरी को और क्लियर करते हैं। देखिए, जो हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर ये A विलयन है और ये B विलयन है, अब इनको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि यह जो विलयन है यह द्रव है, वो भी रक्त कोशिका के अंदर का, तो रक्त कोशिका का द्रव। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो विलयन लिया है वह 0.9% WYV NaCl विलयन लिया है, NaCl विलयन। तो रक्त कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसका परासरण दाब
0.9% WV NaCl बिलियन के परासरण दाब के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का परासरण दाब क्या होगा, बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इस केस में पाई ए बराबर है किसके, पाई बी के, और यह दोनों बिलियन परस्पर समपरासरी होंगे। कैसे होंगे, समपरासरी। तो और ये बात आपसे पूछी भी जा सकती है कंपटीशन में कि रक्त कोशिका में उपस्थित द्रव का परासरण दाब निम्न में से किसके बराबर होता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको यह देगा 0.9% WIV NaCl बिलियन के परासरण दाब के बराबर। तो यह हमारा सही आंसर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी सांद्रता, इस बिलियन की सांद्रता 0.9% WIV से कम कर दें, 0.9% WIV से कम कर दें, इसकी सांद्रता हमने घटाकर यहाँ पर 6 कर दी, 0.6% WIV। आप लोग जानते हो कि परासरण दाब जो होता है वह सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, और अगर हमने सांद्रता घटा दी तो परासरण दाब भी घट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस परासरण दाब को हम लोग पाई बी कह रहे थे, अब यह पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब पाई ए अधिक है पाई बी की तुलना में। इसका मतलब यह हुआ कि रक्त कोशिका के द्रव का जो परासरण दाब है वह 0.6% WIV NaCl बिलियन के परासरण दाब की तुलना में अधिक है। अगर इस परासरण दाब की तुलना में अधिक है तो अब रक्त कोशिका का द्रव का जो परासरण दाब है, अब इस बिलियन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अति परासरी बिलियन। अति परासरी बिलियन, इसका परासरण दाब उसकी तुलना में क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यह बात आपको क्लियर हुई किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब आइए, अगर हम लोग इसकी सांद्रता को 0.6 से बढ़ाकर लगभग 2 कर देते हैं तो हमारी जो स्टैंडर्ड सांद्रता थी वह कितनी थी, 0.9, जो समपरासरी थी। तो 0.9 की तुलना में अब ये 2% WIV NaCl बिलियन, इसका तो इसकी सांद्रता आपने बढ़ा दी। अगर इसकी सांद्रता बढ़ा दी तो क्या होगा, यहाँ पर परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। अगर परासरण दाब बढ़ गया तो हम लोग कहेंगे कि पाई बी बड़ा है किससे, पाई ए से। पाई ए किसे माना है हमने, रक्त कोशिका के द्रव का परासरण दाब। तो इस बार जो ये पाई ए है यह हमारे लिए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, अल्प परासरी बिलियन की तरह, क्योंकि इसका परासरण दाब अब बी की तुलना में कम है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमने सीखा कि अति परासरी और अल्प परासरी बिलियन क्या होते हैं। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है वह, कि रक्त कोशिका को ये रक्त कोशिका का द्रव है, यदि रक्त कोशिका को 0.9% WI बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन में डाला जाए, तो सांद्रता अधिक है, इसका मतलब 2% मान लिया हमने WIV NaCl बिलियन, तो रक्त कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह फूल जाएगी या पिचक जाएगी। ठीक है, देखिए इसकी सांद्रता अगर अधिक है तो यह अधिक सांद्र है किसकी तुलना में, जो रक्त कोशिका का द्रव है उसकी तुलना में। तो रक्त कोशिका का जो द्रव है वह कैसा हो जाएगा, तनु, और 0.2% WIV NaCl बिलियन वाला जो द्रव है ये कैसा हो जाएगा, सांद्र। और आपको पता है परासरण की घटना सदैव तनु से किधर की ओर होती है, सांद्र की ओर। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर बाहर की तरफ रक्त कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव गति करने लगेगा और हमारी जो रक्त कोशिका है वह सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अगर यहीं पर हम लोग दूसरा केस यह लें कि रक्त कोशिका को 0.6% WIV NaCl बिलियन में डुबोया गया, तो अगर इस बिलियन में डुबोएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस रक्त कोशिका पर। तो आपको पता है कि इस बार जो बाहर बिलियन है वह कैसा है, तनु, और अंदर वाला बिलियन कैसा हो जाएगा, सांद्र, क्योंकि अंदर वाले बिलियन का जो सांद्रण है वह 0.9% WIV के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये सांद्र है और ये क्या हो जाएगा, तनु, और गति हमेशा किधर से किधर होती है, तनु से सांद्र की ओर परासरण में, और यह विलायक अंदर की तरफ गति करने लगेगा और हमारी कोशिका फूल जाएगी। तो इसका मतलब
गति सदैव किधर से किधर होती है, अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर। देखिए यहाँ पर यह तनु था, अगर यह तनु है तो इसका परासरण दाब क्या रहा होगा, कम, और यह सांद्र है तो इसका परासरण दाब क्या रहा होगा, अधिक। तो यह हो गया अल्प पराशरी विलयन और यह हो गया अति पराशरी विलयन। और गति अल्प से किधर की ओर हो रही है, तनु की ओर। यह अल्प था और ये बाहर वाला अति था, तो गति अल्प से किधर की ओर हो रही है, अति की ओर। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में जो अंदर विलयन है वह क्या हो जाएगा, अति पराशरी विलयन, क्योंकि सांद्र है, और जो बाहर है तनु वाला यह कैसा हो जाएगा, अल्प। और गति किधर से किधर होती है, अल्प से अति की ओर, और हमारी कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने सीखा यहाँ पर अति पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन और सम पराशरी विलयन। अब एक टॉपिक और यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण लास्ट टॉपिक है यह परासरण का। व्युत्क्रम परासरण इंग्लिश में से कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, और शॉर्ट में इसे बोल देते हैं आरओ। तो सभी के घर में आरओ लगाई है, तो इस आरओ की हमको क्या समझनी है यहाँ पर बेटा, वर्किंग समझनी है कि किस तरीके से आरओ वर्क करता है। देखिए अगर हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट करते हुए एक तरफ विलयन भरा हुआ है और दूसरी तरफ शुद्ध विलायक भरा हुआ है, तो इधर हमने क्या लिया है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और दूसरी ओर हमने विलयन लिया है। तो परासरण के कारण गति सदैव किधर से किधर होती है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। तो इधर गति होनी चाहिए थी, पर हम लोगों ने विलयन पर दाब आरोपित किया और वह दाब परासरण दाब के बराबर था। और परासरण दाब किसे कहते थे हम लोग, वह दाब जो कि परासरण की गति को रोक दे। इसका मतलब शुद्ध विलायक से जो किसके कण, विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे थे, अब वह क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वह इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, ये रुक गए। पर अब हम लोग जो इस विलयन पर दाब आरोपित कर रहे हैं वह परासरण दाब की तुलना में भी क्या है, अधिक है। अगर आपने जो दाब अब आरोपित किया वह परासरण दाब से अधिक हुआ तो क्या फिनोमेना होगा, तो फिर परासरण के विपरीत क्रिया होने लग जाएगी। और परासरण के विपरीत क्रिया में क्या होगा कि विलयन से किधर की ओर गति होने लगेगी, विलायक के अणुओं की शुद्ध विलायक की ओर। जब विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विलायक के कण गति करने लगे तो इसका मतलब यह परासरण की क्रिया के विपरीत है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम परासरण। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम परासरण। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर व्युत्क्रम परासरण की डेफिनेशन आप लोगों ने सीखी, जब विलयन पर परासरण दाब से, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो किया जाता है तो विलायक के कण, विलायक के कण विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रम को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं।
ठीक, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, तो सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि भाई दाब किस पर आरोपित किया जा रहा है, विलयन पर, और कितना आरोपित कर रहे हैं हम लोग, परासरण दाब से अधिक दाब। ठीक है, जब परासरण दाब से अधिक दाब आप आरोपित कर दोगे तो विलायक के कण विलयन से, अब किधर से गति हो रही है, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर और अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गति करने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रम को व्युत्क्रम परासरण कह देते हैं। तो अब आप लोग कहोगे सर आरओ में क्या हो रहा है, तो आरओ में वास्तव में जहां हम लोग विलयन है कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कह देंगे समुद्री जल। समुद्री जल का मतलब है लवणीय जल। ठीक है, अब इस लवणीय जल पर हम लोग क्या करेंगे, दाब आरोपित करेंगे परासरण दाब से अधिक। तो यहाँ से केवल और केवल किसके, जल के अणु, क्योंकि समुद्री जल में दो चीज़ें हैं, एक तो विलायक, विलायक के तौर पर यहाँ पर कौन उपस्थित है, जल, और सॉल्ट उपस्थित होंगे इसके साथ साथ। जो सॉल्ट हैं वो यही रह जाएंगे और केवल जल के अणु किधर गति करने लगेंगे, शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक के तौर पर हमने प्योर जल पहले से ले रखा है, तो प्योर जल की तरफ यहाँ पर गति करने लगेंगे। और जब यह प्योर जल की तरफ गति होगी विलायक के अणुओं की, तो यहाँ पर विलायक का जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा और यहाँ पर हम लोग एक आउटलेट लगा देंगे और यहाँ से हम लोग शुद्ध जल को कलेक्ट करते रहेंगे और कंटिन्यूस यहाँ पर हम लोग लवणीय जल का प्रवाह करते रहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से लवणीय जल को या फिर समुद्री जल को क्या कर लिया जाएगा, शुद्ध जल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, या फिर हम लोग कहें कठोर जल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, शुद्ध जल में, पीने योग्य जल में। और इस तरीके से व्युत्क्रम परासरण का यूज कर हम लोग कठोर जल को पीने योग्य बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, व्युत्क्रम परासरण। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।